तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इतिहास के पन्नों में आपने ऐसे कई राजाओं और सेनापतियों के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं और हथियारों के दम पर दुनिया पर राज किया। लेकिन आज जिस कहानी को हम डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल अलग है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास ना तो कोई राजमुकुट था, ना कोई सेना और ना ही सरकार में कोई ऑफिशियल पद। फिर भी उसने अकेले ही पूरे के पूरे रूसी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। नाम था ग्रिगोरी रास्पुतीन, एक मामूली सा साइबेरियाई किसान जो आगे चलकर इतिहास का सबसे खतरनाक और गहरा रहस्य बन गया। ये सिर्फ एक बीती ही घटना नहीं है, बल्कि सत्ता और इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की एक ऐसी मास्टर क्लास है जो सच में हमें हैरान कर देती है। अगर मैं मर गया तो पूरा का पूरा रूस तबाह हो जाएगा, ग्रिगोरी रास्पुतीन ने एक बार ये बात कही थी। अब पहली बार सुनने में तो ये किसी पागलपन या बहुत बड़े अहंकार जैसी बात लग सकती है ना? लेकिन अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझे तो पता चलता है कि ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार जिसे बेहद चालाकी से इस्तेमाल किया गया था। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन ने पूरे साम्राज्य के मन में एक इतना गहरा डर बिठा दिया था जो उसकी मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स, या कह लीजिए विरोधाभास। कोई ताज नहीं, कोई सेना नहीं, लेकिन पावर बिल्कुल 100%, एब्सोल्यूट पावर। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे एक अनपढ़ सा आदमी जो एक छोटे से साइबेरियाई गांव से उठकर आया था, वो बिना किसी पावर या अथॉरिटी के इतने बड़े साम्राज्य के बड़े बड़े फैसले लेने लगा। इसका जवाब आपको किसी युद्ध की रणनीति में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है इंसानी दिमाग के सबसे गहरे कोने में। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द वेपन ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास का हथियार। अगर आपने द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में सुना है तो आप एक कड़वा सच जानते होंगे। इंसान असल में फैक्ट्स या लॉजिक से ड्राइव नहीं होता। जी हाँ, हम ज्यादातर अपनी भावनाओं, अपने डरों और अपने विश्वास यानी बिलीफ से चलते हैं। रास्पुतीन ने भले ही कोई बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ी हों, लेकिन इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी को उसने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। वो जानता था कि तथ्य और विज्ञान यानी साइंस भले ही हमारे लॉजिकल दिमाग को शांत कर दे, लेकिन जिस चीज से एक इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है वो है उसका विश्वास, उसका भ्रम। एक सवाल ये है कि उसने इस भ्रम को, इस इल्यूजन को बनाया कैसे? खैर, उसने कभी भी खुद को एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश ही नहीं किया। उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को एक रहस्यमयी पवित्र पुरुष या होली मैन के साक्षी में ढाल लिया। उसने अपनी पूरी पर्सनालिटी को एक जादुई भ्रम बना दिया था। कभी एकदम से चुप हो जाना, तो कभी लोगों की आंखों में सीधे और बिना पलक झपकाए देखना। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब एक बहुत ही सधी हुई साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जिससे उसके आसपास खड़ा हर इंसान उसके प्रभाव में आ जाता था, मानो हिप्नोटाइज हो गया हो। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, राजशाही की कमजोरी का फायदा उठाना। देखिए, अपने आसपास एक भ्रम या इल्यूजन बनाना एक बात है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके उस वक्त के सबसे ताकतवर शाही परिवार में एंट्री मार लेना, ये बिल्कुल अलग लेवल का गेम था। और ये मौका उसे तब मिला जब राजकुमार एलेक्सी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाही परिवार ने दुनिया भर के टॉप डॉक्टर्स बुला लिए, लेकिन साइंस पूरी तरह से हार मान चुका था। इस सिचुएशन में महारानी अलेक्जेंड्रा को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। और ठीक उसी वक्त जब विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए, रास्पुतीन वहां एक चमत्कार की उम्मीद बनकर पहुंचा। जहां विज्ञान हार गया, वहां एक बार फिर विश्वास की जीत हुई। इस पूरी सिचुएशन को अगर हम डिकोड करें तो किसी का फायदा उठाने का एक पूरा का पूरा पैटर्न समझ आता है। स्टेप 1, किसी की इमोशनल वल्नरेबिलिटी यानी भावनात्मक कमजोरी को पकड़ना, जैसे यहाँ एक माँ अपने बीमार बेटे के लिए तड़प रही थी। स्टेप 2, जब लॉजिक और साइंस काम ना करे तो उन्हें मनोवैज्ञानिक राहत देना। रास्पुतीन ने एग्जैक्टली यही किया। और फिर आता है स्टेप 3, इस नए बने भरोसे का फायदा उठाकर उनके फैसलों को कंट्रोल करना। सच तो ये है कि जब कोई इंसान इमोशनली टूट जाता है ना, तो उसे कोई तर्क या लॉजिक समझ नहीं आता, उसे बस दर्द से राहत चाहिए होती है। रास्पुतीन उस शाही परिवार के लिए वही राहत बन गया था और यही थी उसकी असली पावर। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से पर, रूस पर अदृश्य नियंत्रण।
अब तक रास्पुतिन का प्रभाव सिर्फ महल की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रह गया था। उसकी मनोवैज्ञानिक पकड़ ने अब पूरी की पूरी सरकार को जकड़ लिया था। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ विजिबल अथॉरिटी थी, यानी सरकार के मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी और उनके पद, लेकिन दूसरी तरफ था एक इनविजिबल कंट्रोल, पर्दे के पीछे से लिए जा रहे फैसले। रास्पुतिन अब सिर्फ शाही परिवार को सलाह नहीं दे रहा था, वो सीधे तौर पर राज चला रहा था। उसके एक इशारे पर रातों रात मंत्रियों को हटा दिया जाता, नए लोग लाए जाते और फिर उन्हें भी बदल दिया जाता। पूरा का पूरा रूसी साम्राज्य एक अदृश्य शक्ति के कंट्रोल में था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? हर कोई, मतलब लिटरली हर कोई जानता था कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन उस साइकोलॉजिकल जकड़ को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन हर भ्रम का, हर इल्यूजन का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। खंड 4, मौत और राजवंश का पतन। 1916 की वो कंपा देने वाली सर्द रात और मोइका पैलेस का वो सीन, सच कहूं तो ये किसी डार्क हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। यहीं पर रास्पुतिन की कहानी अपने सबसे हिंसक और खौफनाक चरम पर पहुंची। टाइमलाइन देखिए, पहले घंटे में उसे साइनाइड जैसा खतरनाक जहर दिया गया, ऐसा जहर जो किसी की भी जान ले ले, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। दूसरे घंटे में उसे एक के बाद एक कई गोलियां मारी गईं और वो फिर भी जिंदा रहा। कैन यू बिलीव इट? और आखिर में तीसरे घंटे में उसे बांधकर एक जमा देने वाली बर्फीली नदी में फेंक दिया गया। ये पूरी घटना दिखाती है कि उसे मारना कितना मुश्किल था। और सोचिए उसके हत्यारों के मन में उसका कैसा खौफ बैठ चुका होगा। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी अमर शैतानी ताकत को मार रहे हों। पर क्या मौत के साथ कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उसका भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी तो खत्म हो गई थी, लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल खौफ रास्पुतिन ने पैदा किया था ना, वो अब भी लोगों के दिमाग में जिंदा था। पूरे साम्राज्य के मन में वो डर बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसी उसने भविष्यवाणी की थी। उसकी मौत के कुछ ही महीनों बाद पूरा का पूरा रोमानोव राजवंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसका वो पहला बयान जो हमने शुरुआत में सुना था, अक्षरशः सच साबित हुआ। अब यहाँ से हम आज के समय में वापस लौटते हैं। खंड 5, आधुनिक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। रास्पुतिन की ये कहानी सिर्फ इतिहास की किसी पुरानी किताब का कोई पन्ना नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो आज भी हमारे और आपके चारों तरफ मौजूद है। क्या आपने एडवर्ड बर्नीज को नाम सुना है? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसी मनोविज्ञान को, इसी साइकोलॉजी को आधुनिक विज्ञापन और पब्लिक कंट्रोल में बदल दिया। जो काम रास्पुतिन ने एक महल के अंदर अपनी रहस्यमयी आंखों और खामोशी से किया था ना, ठीक उसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन को एडवर्ड बर्नीज ने विज्ञापनों के जरिए जनता को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडर्न साइंस का रूप दे दिया। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि रास्पुतिन की तरह ही अगर हम जनता के सबकॉन्शियस माइंड और उनके विश्वास को कंट्रोल कर लें तो उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। जरा आज के दौर को देखिए। आज एडवर्टाइजिंग हमारी और आपकी इच्छाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया की ये जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं, ये हमारे विश्वासों को आकार देते हैं। ये तय करते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए। मॉडर्न सिस्टम बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे रास्पुतिन का वो साइकोलॉजिकल इल्यूजन काम करता था। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज ये कंट्रोल किसी पवित्र पुरुष या बाबा के रूप में हमारे सामने नहीं आता। आज ये हमारी स्क्रीन्स के पीछे छिपा है। और सच बताऊं, यही बात इसे रास्पुतिन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बनाती है। तो इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी केस स्टडी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कोई फिजिकल पावर, न्यूक्लियर बॉम्ब या बहुत बड़ी सेना नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है इंसानी दिमाग का भ्रम। रास्पुतिन ने बिना किसी सेना के, बिना किसी पद के, सिर्फ इसी भ्रम के दम पर एक पूरे साम्राज्य को अपने घुटनों पर ला दिया था। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हमेशा, मैं रिपीट करूंगी, हमेशा क्रूर ताकत यानी ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ता है। और इसीलिए आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आज हमारा आधुनिक इंसानी दिमाग सच में अपने फैसले खुद ले रहा है, या इसे भी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा, किसी इनविजिबल फोर्स द्वारा पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है? रास्पुतिन का शरीर भले ही 1916 की उस सर्द रात में खत्म हो गया हो, लेकिन कंट्रोल करने का जो तरीका वो दुनिया को दिखा गया, वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। क्योंकि दोस्तों, अंततः सबसे बड़ा नियंत्रण कभी भी बाहर से नहीं होता, वो हमेशा हमेशा हमारे अंदर होता है।